हेलो माय यंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल फीस प्लस टू में। मैं सुरेश सर एक बार फिर आपके साथ क्लास 11th के फिजिक्स का नया वीडियो लेकर। क्लास 11th जैक बोर्ड के द्वारा जो एग्जामिनेशन का डेट है वो घोषित कर दिया गया है। 27, 28 और 29 फरवरी को क्लास 11th का पेपर होना है। तो फिजिक्स का जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें जो बताया गया है आप देखे होंगे कि 40 मार्क्स मॉडल सेट जारी किया गया है। उसमें 40 क्वेश्चंस जो है वो एमसीक्यू ही रहेंगे और उस एमसीक्यू में क्या क्या टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है, उसको लेकर के हम आपके पास आ रहे हैं। इसके पहले भी मेरा बहुत सा वीडियो अपलोड हो चुका है 11th के लिए, आप पिछली बार देखे होंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है उस वीडियो से जो हमने बताया था उससे कवर किया था, और इस बार तो और ज़्यादा फोकस रहेगा, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मॉडल सेट जो जारी किया गया है जैक के द्वारा उसका भी सॉल्यूशन हम आपके पास रखेंगे। लेकिन पर्सनल जो मेरा एक्सपीरियंस है 32 साल से पढ़ाने का, उसका अनुभव, उसके अनुभव का आप लाभ लीजिए। हम आपकी सेवा में ऐसे ऐसे प्रश्न लेके आएंगे जिसकी मैक्सिमम चांस है जैक बोर्ड या किसी अन्य बोर्ड में आने का एमसीक्यू के रूप में। तो आज हम पहला सेट लेकर के आ रहे हैं। मेरा जो सेट आज से स्टार्ट हो रहा है क्लास 11th के लिए फॉर एग्जामिनेशन 2024 मॉडल पेपर सेट 1। इसमें मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर करने का कोशिश किया है। आप शुरू से अंत तक वीडियो के साथ बने रहेंगे, और अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों के बीच भी आप इसको शेयर करते रहेंगे, ताकि उससे जो है मुझे एनर्जी मिलता है, और वही एनर्जी ज़्यादा एनर्जेटिक एक टीचर को बनाता है और आपके लिए नए नए तरह का इन्वेंशन, नए नए तरह का क्वेश्चंस चूज करना और आपके सामने रखना, उनका काम बढ़ जाता है। इसलिए एक डिवोटेड टीचर बच्चों को हमेशा चाहते हैं कि वो अपनी सफलता की पराकाष्ठा पर पहुँचे, ताकि एक शिक्षक का जो सीना है वो गौरव से चढ़ा हो कि ही इज़ माई स्टूडेंट, और आप कह सकते हैं कि ही इज़ माई टीचर, जिनके गाइडेंस में मुझे सफलता मिली है। तो आज से आप एग्जामिनेशन तक पर डे एक वीडियो हम आपके साथ रखेंगे। एक्सपीरियंस आपका मोमेंटम बढ़ाने के लिए, कितनी गहराई में है आप, इसको आपकी तैयारी का जो प्रिपरेशन है उसमें और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है या ठीक ठाक चल रहा है। तो आइए हम शुरू करते हैं। आज देखिए हमने लिख दिया है फिजिक्स क्लास 11th जैक बोर्ड मॉडल सेट 1 2024। देखिए पहला क्वेश्चन जो हमने यहाँ लिया है, हमने लिया है वायु में ध्वनि की चाल किस पर निर्भर नहीं करती है। वेलोसिटी ऑफ साउंड डज नॉट डिपेंड अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स इन एयर। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर डज नॉट डिपेंड अपॉन। वायु में ध्वनि की चाल किस पर निर्भर नहीं करती है। पहला है दाब, प्रेशर, दूसरा है ताप, तीसरा है घनत्व, चौथा है आर्द्रता। प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी एंड ह्यूमिडिटी। तो इसका जो वेलोसिटी फैक्टर्स अफेक्टिंग वेलोसिटी ऑफ साउंड है उसमें आप देखेंगे कि प्रेशर जो है इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। टेम्परेचर बढ़ाने से वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ता है, डेंसिटी बढ़ाने से वेलोसिटी ऑफ साउंड घटता है, ह्यूमिडिटी बढ़ाने से वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ता है। इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा वो ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड दाब पर निर्भर नहीं करता है। ध्वनि का वेग जो है वो प्रेशर पर निर्भर नहीं करता है। दूसरा क्वेश्चन आइए देखिए क्या कहता है। ध्वनि स्रोत तथा प्रेक्षक के बीच सापेक्षिक गति के कारण
आवृत्ति में होने वाला आभासी परिवर्तन के लिए किसका नियम लागू होता है? मैंने सोर्स ऑफ साउंड, आप प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, आप प्रेक्षक हैं, ऑब्जर्वर है, और एक रेल इंजन उधर से सीटी बजाते हुए आ रही है, वो सोर्स ऑफ साउंड है। तो दोनों के बीच जब रिलेटिव मोशन होता है तो फ्रीक्वेंसी में जो चेंज होता है, अपरेंट चेंज जो होता है, आभासी चेंज जो होता है, उसकी व्याख्या किसके नियम पर आधारित है? ऑप्शन सुनिए, हाइगेंस, डॉपलर, न्यूटन, केपलर। हाइगेंस, डॉपलर, न्यूटन, केपलर। तो आप इसको पढ़े होंगे, वेव्स एंड ऑसिलेशन जो चैप्टर है 11th का लास्ट, उसमें डॉपलर्स इफेक्ट इसको कहा जाता है। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। बी जो है वो बिल्कुल सही है। डॉपलर के नियम से इसकी व्याख्या की जाती है। उसमें 6 कंडीशन है। सोर्स रेस्ट में है, ऑब्जर्वर आ रहा है, ऑब्जर्वर दूर जा रहा है, ऑब्जर्वर रेस्ट में है, सोर्स आ रहा है, सोर्स दूर जा रहा है, ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों एक दूसरे की ओर आ रहा है, ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों एक दूसरे से दूर जा रहा है। तो 6 कंडीशन की उसकी चर्चा की जाती है, आप उसको देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आइए देखिए, एक खुले और एक बंद ऑर्गन पाइप के वायु स्तंभों की मूल आवृत्तियां परस्पर समान है, तो पाइपों की लंबाइयों का अनुपात क्या होगा? माने एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है और एक ओपन ऑर्गन पाइप है, दोनों से जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो रहा है उसका फ्रीक्वेंसी सेम है, तो दोनों पाइप के लेंथ, जो एयर कॉलम है उसके लेंथ का रेशियो क्या होगा? तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप दोनों के फ्रीक्वेंसी का आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। क्लोज्ड और ओपन इन ऑर्गन पाइप में दोनों के फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। क्लोज्ड का फॉर्मूला होता है एनसी। एन फ्रीक्वेंसी को हम एन से अगर लिखते हैं, यहां से एन से अगर हम लिखते हैं उसको, फ्रीक्वेंसी को अगर हम एन से यहां लिखने की कोशिश करेंगे तो एन सी बराबर V/4L होता है, और ओपन के लिए NO V/2L आता है। तो कहता है कि दोनों सेम है। यहां पर क्वेश्चन दे रहा है कि NC, इसको फ्रीक्वेंसी L1 मान लीजिए, इसमें L2 मान लीजिए, तो NC इक्वल टू NO। NC का मतलब हो गया V/4L1 और ये हो गया V/2L2। इधर से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, भी कैंसिल हो गया, इधर से चले जाते हैं आप, तो 4L1 इक्वल टू 2L2। तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि L1/L2 क्या होगा? L1/L2 क्या होगा? तो 2/4 दैट इज हाफ इसका आंसर होगा। 1:2, तो 1:2 अगर आप यहाँ ढूंढ के देखेंगे तो 1:2 कहाँ पर है? ऑप्शन देखिए, 1:1, 1:2, 2:1, 1:3। इसलिए ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 आइए देखिए, सरल लोलक का आवर्तकाल टी होता है, 4 फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है। सरल लोलक का आवर्तकाल टी होता है, 4 फॉर्मूला दिया हुआ। टी इक्वल टू √L/G, टी इक्वल टू 2π√L/G, टी इक्वल टू 1/2π√L/G, और टी इक्वल टू G/2πL। तो आप इसको देखे होंगे, इसका जो सिंपल पेंडुलम है वो आप देखे होंगे कि ये सिंपल पेंडुलम है, एक बॉब है, और ये इसको हम लोग ऐसे अगर ऑसिलेट करा देते हैं तो ये ऐसे इस पर ऑसिलेशन करता है। इसके बीच में यहाँ पर इसका लेंथ है और यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो टी का जो फॉर्मूला होता है वहाँ पढ़े होंगे, टी इक्वल टू 2π√L/G। इसलिए ऑप्शन जो है इसका, ऑप्शन बी करेक्ट है इसका, टी इक्वल टू 2π√L/G। क्वेश्चन नंबर 5 आइए देखिए क्या कह रहा है। एक सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है? तो सेकेंड पेंडुलम उस पेंडुलम को कहा जाता है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड होता है, याद रखेंगे आप। एक सिंपल पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड होता है उसका आवर्तकाल, उसको हम लोग सेकेंड लोलक या सेकेंड पेंडुलम कहते हैं। इसलिए ऑप्शन बी इसका सही है। सेकेंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 6 आइए देखिए क्या कहता है। गैस स्थिरांक आर्क का मात्रक होता है। गैस कांस्टेंट जो है इसको हम लोग आर लिखते हैं, पीवी इक्वल टू nRT।
आर लिखते हैं तो उसका यूनिट क्या होगा इसमें, वो आपको यहाँ पर लिखने के लिए कह रहा है, किसका कितना उसका यूनिट होगा। तो आप जानते हैं पीवी इक्वल टू एन आर टी, पीवी इक्वल टू एन आर टी, सब कुछ आप पढ़े हुए हैं। पीवी इक्वल टू एन आर टी, यहाँ से एन आर टी निकालेंगे तो यहाँ आर का जो फॉर्मूला आएगा वो पी वी बाय एन टी आएगा। सब कुछ सोल्व कर देंगे आप यहाँ से, तो ये आएगा जूल पर मोल केल्विन। ये मोल हो गया और टेम्परेचर का केल्विन हो गया। प्रेशर वॉल्यूम वर्क के बराबर होता है, तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम वर्क के बराबर होगा, तो जूल कहलाएगा वो। इसलिए जूल पर मोल पर केल्विन, दैट इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 7 आइए देखिए। एक गैस का ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। किस ताप पर गैस के अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग 2 गुना हो जाएगा? गैस के अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग 2 गुना हो जाएगा। तो आरएमएस वेलोसिटी गैस का जो होता है, दैट इज आरएमएस वेलोसिटी जो गैस का होता है वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब वी आर एम एस वर्ग माध्य मूल वेग। वर्ग माध्य मूल वेग का फॉर्मूला हो गया आपको यहाँ से वी आर एम एस, ये आपको याद रखना है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जितना है उसका डबल कितना पर होगा, तो ये टी का मतलब हो गया आपको यहाँ देखिए, इसको अगर हम V1 मान लेते हैं तो V1 बराबर K, और इसको लिखेंगे 0 + 273, कैपिटल टी है ये। कैपिटल टी का मतलब हो गया आप जानते हैं स्मॉल टी + 273, ये आप पढ़े हैं, इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर है वो। और दूसरा अगर V2 ले लेते हैं तो ये हो गया K, और इसको T मान लीजिए + 273। अब V2/V1 कर दीजिए, यहाँ से V2 के नीचे V1 कर दीजिए तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा T + 273/273। यहाँ क्वेश्चन जो दे रहा है V2 = 2V1, ये जो है इसका डबल है, तो डबल है तो यहाँ कर दीजिए इसको 2V1/V1, यहाँ पे हो गया आपको T + 273/273, ये कैंसिल हो गया। दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए इसको, तो स्क्वायर कर देगा तो ये 4 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा आपको T + 273/273। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इधर से मल्टीप्लाई कीजिए, इधर से मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपको आ जाएगा इधर से ये T है, ये 1 हो गया, तो T + 273 इधर से आया, T प्लस इधर से गुना कर देंगे तो 4 × 3 = 12, 4 × 7 = 28, 29, 1092 आ गया, 1092। इसलिए T का वैल्यू लेंगे आप 1092 में से 273 घटा दीजिए, 12 में से 3 चला गया, 9 बचा, 8, 12 में से 3 18 हो गया, 8 में से 7 चला गया, 1 बचा, 10 में से 2 चला गया, 8, 819 डिग्री सेल्सियस इसका ऑप्शन में सही आंसर आएगा। देखिए यहाँ पर कहाँ है, यहाँ है 273, 819, 1092, 100 डिग्री सेल्सियस, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 आइए देखिए। रुद्धोष प्रक्रिया में प्रेशर और वॉल्यूम के बीच क्या संबंध होता है? तो रुद्धोष प्रक्रिया आप जानते हैं जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता है, वहाँ PV to the power gamma = K, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो उसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आइए देखिए। कह रहा है कि CP और CV का अंतर होता है, CP और CV का अंतर होता है, तो ये आप पढ़े हैं मेयर्स फार्मूला, एक मेयर्स फार्मूला आता है, वहाँ पर आप पढ़े होंगे इसको। मेयर्स फार्मूला का मतलब हुआ मेयर्स फार्मूला क्या कहता है, इसको मेयर्स फार्मूला कहते हैं हम लोग। मेयर्स फार्मूला, मेयर का सूत्र क्या होता है, CP - CV = R, CP - CV = R। तो CP और CV का अंतर कितना होगा, तो वो R के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन से देखिए, किरचॉफ के नियमानुसार E लैम्डा, किरचॉफ के नियमानुसार E लैम्डा बराबर होता है, 4 ऑप्शन है देखिए यहाँ पर, 4 ऑप्शन है आपका, E λ/A λ, A λ/E λ,
ए लैम्डा इंटू ई लैम्डा और ई लैम्डा बाय ए लैम्डा का होल स्क्वायर। तो कैपिटल ई लैम्डा जो आप देख रहे हैं दैट इज है इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी का इमिसिव पावर है। स्मॉल ई लैम्डा जो देख रहे हैं इमिसिव पावर ऑफ जनरल बॉडी, और ए लैम्डा जो है दैट इज इमिसिव पावर ऑफ एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ जनरल बॉडी। तो इमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का जो रेशियो होता है किसी खास टेम्परेचर पर, किसी बॉडी के इमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का जो रेशियो है एट एनी टेम्परेचर दैट इज इक्वल टू द इमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी एट दैट टेम्परेचर। दिस इज किर्चॉफ्स लॉ। ये किर्चॉफ का नियम है कि किसी वस्तु का उत्सर्जन क्षमता और अवशोषण क्षमता का अनुपात उसी ताप पर ब्लैक बॉडी के उत्सर्जन क्षमता के बराबर होता है। इसलिए ऑप्शन इसका ए जो है वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11 है वीन का नियम। किर्चॉफ एक साइंटिस्ट है, उसी प्रकार ये वीन है, WEIN, वीन्स लॉ। किसको हम लोग कहते हैं? इसको वीन का नियम क्या कहता है? तो वीन का जो नियम है, वीन का नियम आप याद रखेंगे कि इसमें इमिसिव पावर और वेवलेंथ के बीच ग्राफ खींचा गया था इस तरह से। इधर आपका लैम्डा है और इधर टेम्परेचर है, इधर टेम्परेचर है और इधर इमिसिव पावर है। एक टेम्परेचर T पर ये मान लीजिए इसको दिया गया है, इससे सॉरी यहाँ पे लैम्डा है और ये टेम्परेचर T है T1। तो T1 टेम्परेचर पर इमिसिव पावर का जो मैक्सिमम, देखिए यहाँ पर इसका मैक्सिमम इमिसिव पावर का जो वेवलेंथ है वो है लैम्डा m1। अगर इस टेम्परेचर को और बढ़ा दिए हम लोग, ये T2 हो गया, तो इसका जो है इमिसिव पावर बढ़ गया, वेवलेंथ घट जाता है, लैम्डा m2 हो गया। मतलब ये जो आप देख रहे हैं लैम्डा m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाते हैं तो वेवलेंथ जो है वो घटते जा रहा है। इसलिए लैम्डा m इक्वल टू कॉन्स्टेंट बाय टी, और इधर से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे आप लैम्डा m इंटू टी, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। लैम्डा m इंटू टी दैट इज कांस्टेंट। यहाँ देखिए ऑप्शन में ए में है t प्लस लैम्डा m, कांस्टेंट लैम्डा m इंटू टी दैट इज बी। बी ऑप्शन जो है उसका बिल्कुल सही। ठीक है, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 12, गुप्त ऊष्मा, जिसको अंग्रेजी में लोग कहते हैं लैटेंट हीट। लैटेंट हीट का विमीय सूत्र क्या है? डायमेंशनल फॉर्मूला आपको बताना है। लैटेंट हीट का कितना होता है डायमेंशनल फॉर्मूला? तो लैटेंट हीट का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, लैटेंट हीट बराबर होता क्या है? हीट बाय मास। लैटेंट हीट को हम लोग HL से लिखते हैं, L इक्वल टू H बाय मास, मतलब हीट बाय मास। तो हीट का आप जानते हैं mL2T-2 और मास हो गया m, ये कैंसिल हो गया, इसलिए m0L2T-2। दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला। तो m यहाँ पर है, m यहाँ पर है, इसमें नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो आपका m0L2T-2 वो उसका सही। क्वेश्चन नंबर 13 आइए देखिए, किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल का मान बराबर होगा? कौन सा ऐसा टेम्परेचर है जिसका वैल्यू सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों पर सेम होता है? तो आपको क्या करना होगा, दोनों के बीच का रिलेशन आपको देखना होगा। तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच का रिलेशन अगर आप पढ़े होंगे तो आप देखिए C/5 F-32/9 ये होता है। यहाँ कह रहा है आपका कि दोनों का वैल्यू सेम है, C इक्वल टू F बराबर हम x मान लेते हैं। तो दिस इज x/5, दिस इज x-32/9, इधर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस इज 9x, इधर से चले आइए 5x माइनस 160 आ जाएगा, इसको इधर ले आइए 4x माइनस 160, इसलिए x इक्वल टू माइनस 160/4 दैट इज माइनस 40। तो माइनस 40 डिग्री पर आपका जो वैल्यू है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों सेम देगा, इसलिए ऑप्शन यहाँ देखिए 0 डिग्री, 40 डिग्री, माइनस 40, इसका मतलब ऑप्शन सी जो है वो सेम होगा। क्वेश्चन नंबर 49 ये देखिए, ताप बढ़ने से द्रव की श्यानता, विस्कोसिटी, ताप बढ़ने से द्रव की श्यानता क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, समान रहती है, इनमें से कोई नहीं। अब याद रखेंगे विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड डिक्रीजेस। ताप बढ़ने से द्रव की श्यानता घटती है। क्वेश्चन नंबर 15, ताप बढ़ने से द्रव का पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड
विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर इट ऑल्सो डिक्रीजेस, ये भी घटता है, इसलिए ताप बढ़ने से द्रव का पृष्ठ तनाव घटता है। तो ये जो क्वेश्चंस है वो कई बार पूछा गया क्वेश्चन है किसी भी बोर्ड मॉडल में। जैक के लिए ये बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको लेकर के हम आज आपके पास पहला सेट के रूप में आए हैं। कि आपको अगर ये अच्छा लगता है तो दोस्तों के बीच भी इसको शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिलते रहे। चलिए फिर दूसरे वीडियो में इस तरह का क्वेश्चन लेकर के हम आते हैं। तब तक के लिए बहुत 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 आपके लिए साथ आपका रिजल्ट अच्छा हो, आप फिजिक्स का पेपर अच्छा करें और सब्जेक्ट का भी पेपर अच्छा करें, ताकि हम भी सीना तान के कहें कि मेरे सब्जेक्ट में लड़के को 90% से कम मार्क्स नहीं आया। चलिए, थैंक यू।